सीबीएसई 12th बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अभी नहीं हुआ है, और ये मतलब एग्ज़ाम फरवरी से स्टार्ट है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च में होगा। जो भी बच्चे 12th बोर्ड में बैठना चाह रहे हैं और जिनका ये पेपर है, तो उसके लिए पीवाईक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। पीवाईक्यू में यदि 2024, 2023, 2022 ये सारे बना लिया जाए तो बोर्ड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मतलब हो सकता है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है 2024 पिछले साल का जो बोर्ड का पेपर हुआ था, उस पेपर को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या मतलब क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें मतलब अलग अलग सेक्शन है, जैसे एमसीक्यू सेक्शन है, दूसरा सब्जेक्टिव सेक्शन है। सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से हैं। तो यहाँ जो पेपर सबसे पहला सेक्शन है दैट इज एमसीक्यू। एमसीक्यू में ये लॉजिक रहता है कि जितना जल्दी हम लोग बना ले एमसीक्यू क्वेश्चन को, यदि हो सके ग्राफिकल बना ले तो और बेटर है, और यदि फार्मूला लग रहा है तो मतलब उससे भी यूज कर सकते हैं। मतलब स्टेप्स जितना कम से कम लगे और एक्यूरेसी आना चाहिए। तो स्पीड विथ एक्यूरेसी इसमें लॉजिक होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। तो एमसीक्यू सेक्शन जितने भी हैं चाहेंगे कि कुछ ट्रिक से बन जाए, या ग्राफिकल मतलब ग्राफ से बन जाए, या कुछ मतलब ऐसा फार्मूला लगा दें जो आसानी से बन जाए। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अ फंक्शन एफ इज द फंक्शन आर टू आर डिफाइंड एज दिस, दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि ये क्या है, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब यदि बात किया जाए तो इंजेक्टिव का मतलब होता है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव इंजेक्टिव का मतलब होता है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, और सर्जेक्टिव का मतलब होता है, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। चूँकि ये एमसीक्यू है और हमको ये बनाना है, लेकिन हम यहाँ जो भी डिस्कस करेंगे तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है सारे हम डिस्कस कर देंगे। तो हमको ये टाइम लग सकता है समझाने में, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिलीवर कर दे। जितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो सारे पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे। क्योंकि इंजेक्टिव फंक्शन है तो इंजेक्टिव को 1 1 बोलते हैं और सर्जेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि 1 1 ऑन टू इस तरीके से कैसे चेक करें। अब यदि इंजेक्टिव की बात किया जाए, मतलब 1 1 चेक करना है, तो इसके लिए अलग अलग लॉजिक है। आप यदि सब्जेक्टिव पेपर में जाते थे तो हम लोग ऐसे करते थे कि इफ़ x1 इक्वल टू x2 तो दिस इम्प्लाइज fx1 इक्वल टू fx2 या नहीं तो ये लेकर के हम चले और ये हमको आ जाना चाहिए। एक दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड 1 है। दूसरा मेथड ये है कि हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें, dy बाई डी एक्स निकालेंगे, और dy बाई डी एक्स केवल ग्रेटर देन 0 या dy बाई डी एक्स केवल लेस देन 0 आ गया तो वो मतलब 1 1 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स यदि केवल पॉजिटिव आए, या नहीं तो dy बाई डी एक्स केवल लेस देन 0 आए तो भी मतलब ये मतलब 1 1 होगा। एक अनदर मेथड है, तीसरा मेथड है, वो क्या है तो ग्राफ यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, केवल इंक्रीज करे या केवल डिक्रीज करे तो भी ये मतलब फंक्शन जो है ये 1 1 होगा। अब जरा देखिए ये एक क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है R2R। भाई ये फंक्शन दिया हुआ है R2R और ये fx दिया हुआ है हमको x² माइनस 4x प्लस 5, ये इस तरीके से दिया हुआ है मेरा फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो पैराबोला होता है, और यहाँ पर मतलब कौन सा पैराबोला है, क्योंकि x² का जो कोफिशिएंट है वो a इक्वल टू 1 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन जो है दैट इज ऑल रियल नंबर, ये आपको डोमेन बताता है, और ये जो यहाँ रियल नंबर देख रहे हैं ये को डोमेन बताता है, को डोमेन।
तो हमारे पास डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर। अब ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको इतना पता चल गया कि पूरे रियल नंबर में इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब एग्जैक्टली कहाँ बनेगा उसे मतलब अभी नहीं है, बट हमको इतना पता चला कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और यदि पैराबोला बना तो भाई ये पहले डिक्रीज करेगा और फिर ये इंक्रीज करेगा। अच्छा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ये कैसे पता चला? तो अपवर्ड मैंने बताया कि ये क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एफ एक्स आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू आपको 1 है। इस ए को देख करके आप बता सकते हैं कि ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो भाई ए पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। यदि ये डाउनवर्ड पैराबोला होता तो भी ये 1 मतलब तो भी ये मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों होता। तो खैर हमको ये पता चला कि ये पूरा पैराबोला है। अब एग्जैक्ट हमको अभी बनाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर वर्टेक्स है। यदि हम चाहे कि इसका वर्टेक्स क्या है तो वो भी निकाल सकते हैं। वर्टेक्स होगा आपको -b/2a एंड -d/4a। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमको ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है इनकी पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, इसका मतलब ये जो फंक्शन है दिस इज मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। और यदि ये मेनी वन फंक्शन है तो मतलब ये 1 1 नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट 1 1, इट्स नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ, दिस इज नॉट 1 1। अब चेक करना है आपको सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है कि रेंज एंड को डोमेन बराबर होना चाहिए। तो को डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है, मतलब यहाँ दिया ही हुआ है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। तो इधर वाला जो आप सेट देख रहे हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है तो 2 सेट देना चाहिए। 2 सेट दिया हुआ है, रियल नंबर पहला सेट रियल नंबर है, जो दूसरा सेट दिया हुआ है दैट इज को डोमेन कहलाता है। तो ये आपको मतलब ऑल रियल नंबर है। अब देखना क्या है कि हमारा रेंज क्या रहा है। तो रेंज जो आएगा, रेंज आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से चूंकि क्वाड्रेटिक है तो पूरा रियल नंबर नहीं मिलेगा, ये बात मतलब या तो कहीं ना कहीं मतलब इसका एक मिनिमम वैल्यू होगा या नहीं तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम बनेगा। तो इसीलिए रेंज और को डोमेन बराबर नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये आपको निकाल करके दिखा दे रहे हैं कि मतलब इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज क्या होगा ये जरा समझिए। रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास y दिया हुआ है x² - 4x + 5। अब कुछ लोग रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको x, अभी y = x लिखा हुआ है, कुछ लोग x = y लिखना चाहेगा, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, या नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको देखिए हम क्या यहाँ पर हम लगाएंगे MOCS, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा करके ये काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। x² - 4x और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 + 1। अब ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, x² - 2 × x × 2 + 2 का होल स्क्वायर + 1। भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर + 1, ये आपका y है। आपको पता होनी चाहिए कि ये x - 2 का होल स्क्वायर + 1 है। स्क्वायर कभी भी 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 और 0 से बड़ा। तो y का जो वैल्यू होगा, यहाँ पर हम y लिख रहे हैं, y बिलोंग्स टू 0 0 टू इन्फिनिटी और साथ में 1 ऐड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। और यहाँ से आ गया रेंज, y मतलब रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन जो हो गया दैट इज 1 टू इन्फिनिटी। भाई रेंज हमारा 1 से इन्फिनिटी है, मतलब ग्राफ जो बनेगा कभी भी 1 से ऊपर ही बनने वाला है। तो यदि ग्राफ 1 से ऊपर ही बनेगा, मतलब रेंज y का जो वैल्यू आया 1 या 1 से बड़ा होगा, तो रेंज मेरा 1 से इन्फिनिटी आया। लेकिन को डोमेन दिया हुआ है आपको ऑल रियल नंबर, तो रेंज एंड को डोमेन इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू, रेंज ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। और यदि ये इक्वल नहीं है सो दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। और यदि ऑन टू नहीं है सो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है। इट मीन्स दिस इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो ये इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को बताने में नो डाउट हमको टाइम लगा है, बट चूंकि हमको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, क्या पता आपको कौन सी बातें किस क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इसीलिए हम मतलब जितना पॉसिबिलिटीज था वो मैंने सारे डिस्कस किया। हो सकता है कहीं आप ये कॉन्सेप्ट यूज हो, कहीं ये हो, कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपको यूज आएगा, इसीलिए मैंने पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया। तो इस क्वेश्चन को बनाने का मतलब यदि हमको केवल बनाना होता तो तुरंत एक लाइन में समझ में आ गया कि भाई ये पैराबोला है और इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है, तो ये मेनी वन हो गया, 1 1 नहीं होगा, मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा भी मतलब बोथ इंजेक्टिव, सी ऑप्शन भी नहीं हुआ। अब इस दोनों में आप चेक करिए कि कौन सा होगा। सर्जेक्टिव चेक कर लीजिए,
सब्जेक्टिव कैसे चेक करेंगे, तो चूंकि पैराबोला है तो या तो मैक्सिमा या नहीं तो मिनिमा, तो पूरा रियल नंबर तो देने वाला है नहीं, तो क्या देगा, तो मतलब कुछ रियल नंबर आएगा, कुछ ही रियल नंबर होगा, पार्शियल होगा। तो वो होगा क्या, एग्जैक्ट निकालने के लिए आपको रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज चूंकि यहाँ आसानी से मैंने निकाल दिया तो रेंज पता चल गया, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट ऑन टू, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ है ए इज दिस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि ए आई जे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। तो भाई जैसे एक और चीज़, एक ये चीज़ है, और दूसरा इसका ये तब होता है जब आई और जे इक्वल नहीं हो, और इसी का एक और मतलब कॉन्सेप्ट है कि जब आई और जे इक्वल हो तो ये होता है जीरो। इसका मतलब ये कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो जीरो होता है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है तो वो दोनों एक दूसरे का मतलब निगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात ए तो डायगोनल एलिमेंट है तो ए का वैल्यू जीरो हो गया आपको। दूसरी बात बी और सी जो है बी और सी एक दूसरे के निगेटिव में होगा, मतलब बी इक्वल टू माइनस सी। यहाँ पर आप सी को उधर भेज देंगे तो बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई बताओ कि 2a माइनस बी प्लस सी क्या होने वाला है, तो 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा था जीरो, माइनस बी प्लस सी कितना आया है जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो ये जीरो आपका आंसर हो गया, बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। If A is a square matrix of order 3, then the value of adjoint of determinant of adjoint of A, then the value of A का यहाँ पर ये ट्रांसपोज लिखा हुआ है, दिस इज ट्रांसपोज, ये A का ट्रांसपोज एंड देन डिटर्मिनेंट। ये जो साइन आप देख रहे हैं वो डिटर्मिनेंट का साइन है। अब जरा समझिए कि इसमें करना क्या है, तो इसमें एक रिजल्ट फॉलो होगा। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज, भाई रिजल्ट क्या है, तो एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट यदि आपसे पूछा जा रहा है और उसका डिटर्मिनेंट पूछे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि हमको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 8 है, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस वन। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो 3 ऑर्डर का है, तो 3 माइनस वन मतलब 2 होगा, एंड दिस इज 8। यहाँ से हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। अब आप देखिए क्या पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, तो इसका भी रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ए का ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देना है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं डिटर्मिनेंट पर, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो यहाँ पर आया है हमारे पास 2√2 प्लस माइनस 2√2। ऑप्शन देख लीजिए, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, प्लस वाला दिया हुआ है 2√2, तो ठीक है प्लस, इसका आंसर या तो 2√2 होगा या नहीं तो माइनस 2√2 होगा। तो ये आपको एक आंसर दिया हुआ है माइनस 2√2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको पता होना चाहिए द इनवर्स ऑफ दिस इज दिस, ये ए है और इसका इनवर्स ए है, ए इनवर्स। तो हम लोग जानते हैं ये थ्योरम है, क्या थ्योरम है, तो ए इंटू ए इनवर्स जो होता है, ए इंटू ए इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स को यदि उसके इनवर्स मतलब इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो ये दे देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो भाई ए क्या है हमारे पास 7 माइनस 3 माइनस 3, दिस इज -1 0 -1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 1 3 3, दैट इज 1 लैम्डा 3, दिस इज 1 3 4, और ये होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कहने का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर यदि हम मल्टीप्लाई करें, जैसे इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें
तो इस रो को और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये पहला रो हम ले रहे हैं, पहला रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा दैट इज, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 मिलेगा, A12 मिलेगा, A13 मिलेगा, A21 मिलेगा, A22 मिलेगा, A23 मिलेगा, A31 मिलेगा, A32 मिलेगा, A33 मिलेगा, एंड ये जो भी है दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ज़रा देखिए, यदि हम बोले कि A12 क्या होगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर A12 मेरा इधर क्या है, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का A12 0 है, A12 0 है, और इधर A12 क्या आएगा, सोच के देखिए, पहला रो इधर से पहला रो, इसका दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21, माइनस 3 इंटू लेमडा, माइनस 3 लेमडा, एंड माइनस 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा -9, दिस इज -9 दैट इज 0। अब यहाँ से हो जाएगा 21 -9, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिलने वाला है 12 इक्वल टू 3 लेमडा, और ये 3 4 जा 12, लेमडा इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ऑप्शन 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है और x का वैल्यू आपको बताना है। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, पहले समझना है कि ये जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने का है, तो 1 रो और 3 कॉलम का है। ये जो मैट्रिक्स है 3 रो 1 कॉलम का है, ये 1 रो और 2 कॉलम का है, ये 2 रो 1 कॉलम का है। भाई जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा सोच के देखिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 बराबर होना चाहिए, मतलब इसका कॉलम और इसके रो के बराबर होना चाहिए। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा, तो 1 बाई 1 का बनेगा और इधर भी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम है, बनेगा किसका, तो 1 बाई 1 का बनेगा। कहने का मतलब एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट इधर, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, मतलब सिंगल एलिमेंट है, इधर भी इधर भी। अब इधर जो भी एलिमेंट बनेगा, सो लेट से इट इज A11, इधर जो भी बनेगा लेट से B11, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम। अब ये A11 होगा क्या, यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो हम बोलेंगे A11 बराबर B11। अब ये A11 होगा क्या, तो इधर का रो इधर का कॉलम, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 5, दिस इज 5x, 2 इंटू -1, तो दिस इज -2, 0 इंटू दिस, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। B11 इधर जब मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 जा -6 होने वाला है, 1 इंटू x प्लस x होगा। भाई ये 5x और ये x इधर आएगा तो ये 4x हो जाएगा, और 6 -6 प्लस 2 होने वाला है, दिस इज ए 4x, और ये हो जाएगा आपको -4। यहाँ से x आपको मिलने वाला है -1, तो x का वैल्यू पूछ रहा था और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द मैट्रिक्स A स्क्वायर वेयर Aij इज दिस हुज एलिमेंट्री आर गिवन बाय दिस। मतलब ये दिया हुआ है, तो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, तो Aij 2 बाई 2 का बनाना है। तो भाई A में जब भी एलिमेंट आएगा 2 बाई 2, मतलब A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। अब यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स मैंने बनाया। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए एलिमेंट क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ i कॉमा j माइनस मिनिमम ऑफ i कॉमा j। मतलब इस दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसमें से इस दोनों में जो मिनिमम है उसको माइनस करिए, तो आपको क्या बनेगा, जैसे हमको A11 निकालना है तो लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ दिस, तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन है, तो 1, मिनिमम कौन है, तो 1, 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। A12 निकालना है तो इस दोनों में मैक्सिमम कौन है 2, मिनिमम कौन है 1, क्या आएगा आंसर 1। A11 हो गया, A12 हो गया, A21 निकालना है मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम क्या है 2, मिनिमम कौन है 1, क्या आएगा 1। A12 यहाँ पर निकालना है हमको A22 क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या है 2, मिनिमम क्या है 2, तो ये क्या होगा 0। कहने का मतलब हमारा जो एलिमेंट आ गया ये है,
तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, जरा आप इसको रख करके देखिए, A11 आया 0 तो यहाँ लिखेंगे 0, A12 क्या आया, A12 1 आया, यहाँ 1 आया, और ये है आपको 0। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्क्वायर क्या होगा, तो ये मैंने ए निकाला, चूंकि ए स्क्वायर पूछा गया है तो ए इंटू ए कर देना है, ए इंटू ए मतलब दिस इज 0 1, इसको हम लिख सकते हैं 0 1, दिस इज 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 1 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का है, दिस इज 2/2 का है, मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन होगा, और होगा क्या, तो वो यहाँ लिखेगा 2/2 का, तो 0 को 0 से 1 को 1 से ऐड करके जोड़ दीजिए तो ये 1 आएगा, फिर 0 इंटू 1 0 इंटू 1 1 इंटू 0, तो ये 0 आएगा, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 0 एंड 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, फिर इधर मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0 तो 1, तो ये आ गया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये इसका आंसर है 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं कि x इंटू ई वाई इक्वल टू 1 देन डी वाई बाई डी एक्स एट दिस, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो भाई x इंटू ई वाई दिया हुआ है दैट इज 1, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन इसका u इंटू भी पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई वाई प्लस एक्स, ई वाई का डिफरेंशिएशन ई वाई होगा एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो e का पावर y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस एक्स एंड दिस इज डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज 0, तो ये हो जाएगा आपको 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू -1, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है डी वाई बाई डी एक्स दैट इज -1 अपॉन एक्स, तो ये था डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमको बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, यदि हम इसमें 1 रखेंगे तो -1/1 जो कि -1 इज द आंसर। कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें करना क्या है, तो आपको x इंटू ई का पावर y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हम इसको e टू दी पावर y इक्वल टू 1/x लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ई वाई का डिफरेंशिएशन ये होगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और इधर -1/x² होगा, -1/x²। अब यहाँ पर करना क्या है, e का पावर y, तो भाई बोला गया है कि x एट एक्स इक्वल टू 1, यदि x की जगह 1 रखे तो क्या हो सकता है, तो आप क्वेश्चन में जरा जाइए, क्योंकि y भी रखना है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो दैट इज -1 अपॉन x² इंटू ई का पावर y। अब यहाँ से हम लोग -1 अपॉन यहाँ लिखेंगे x इंटू ई का पावर y भाई -1 x, और ये देखिए x इंटू ई वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो x इंटू ई वाई के जगह हम लिखने वाले हैं 1, तो ये आ गया -1/x, तो ये किसका वैल्यू आया है, डी वाई बाई डी एक्स। पूछ क्या रहा था, तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, तो जब आप x इक्वल टू 1, तो यहाँ मतलब 1 रखेंगे तो -1/1 जो कि -1 आने वाला है, तो दोनों ही तरीका ठीक है, आपको जो मतलब कन्वीनियंट जिसमें आप कंफर्टेबल हैं दोनों ही ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें एक काम और किया जा सकता था कि जैसे मतलब यहाँ पर एक्स, कुछ लोग ये नहीं सोच पाएंगे जल्दी, मतलब मैंने देखा है कि इसको सोचना थोड़ा हो सकता है कि इसको डायरेक्ट तुरंत एट ए टाइम क्लिक नहीं करे, तो एक काम और किया जा सकता है कि जैसे x² ई वाई आया है, तो वहाँ पर हम क्या करते कि x के जगह जैसे 1 रख देते, तो x जैसे ही 1 रखेंगे तो e का पावर y का जो वैल्यू आएगा 1, तो e का पावर y का वैल्यू यहाँ पर रख देना, तो ये भी काम किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये बोल रहा है कि मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसको हम y मान लेंगे, y इक्वल टू ई का पावर sin² x लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको z मान लिया, z इक्वल टू cos x। अब आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट पता होगा, एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, एक बार डी जेड बाई डी एक्स निकालिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो डी वाई बाई डी जेड निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ दिस, तो ये होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपको आएगा ई का पावर जो है वही रहेगा, sin² x ही रहेगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन,
तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा आपको 2 sin x होगा, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो cos x होने वाला है। कहने का मतलब dy बाई डी एक्स हमको क्या मिला, तो ये मिला e का पावर साइन स्क्वायर एक्स मिला इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये मिला। अब इधर देखिए dz बाई डी एक्स की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। चूँकि dy बाई डी जेड पूछा है तो dy बाई डी जेड लिखेंगे, और ये होगा क्या, तो dy बाई डी एक्स में आप dz बाई डी एक्स से डिवाइड करिए। भाई dy बाई डी एक्स ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दिस इज ई साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स। यहाँ से आपको करना क्या है, ये कैंसिल होगा और ये आपको मिलेगा 2 इंटू ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज कॉस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर 2 इंटू ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस भी होगा, और ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन नंबर सी -2 cos x इंटू ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स। यस, इसको उन्होंने लिख दिया -2 cos x मल्टीप्लाइड बाई ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स, तो वो नहीं होगा क्योंकि एक साइन आया भी था तो वो कट गया था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए ये एओडी का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है, बहुत मिस्टेक भी करते हैं, जबकि है बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए मतलब एमसीक्यू में मैक्सिमा मिनिमा दे रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेज होता है कि मतलब मिस्टेक होने का। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या होगा तो 1/2 होगा -2। अब ये 2/x है, मतलब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा -1/x²। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं -2/x²। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा 2x², ऊपर क्या होगा x², यहाँ पर क्या होगा 2 2 2 जा 4। भाई इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ पर आपको फैक्टराइज कर लेना चाहिए। अभी क्या है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कभी कभी वो निगेटिव होता है, यदि निगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनाना पड़ता है, इसलिए इसलिए ताकि साइन स्कीम आपको सही आए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम फैक्टराइज करेंगे x+2 इंटू x-2, और ये आपको देने वाला है 2x²। तो यहाँ से हमको एफ डैश एक्स डेरिवेटिव मिला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, एफ डैश एक्स को जैसे ही आप जीरो करेंगे, इसको जैसे ही आप जीरो करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिलेगा -2,2। नंबर लाइन पे चले जाना है, नंबर लाइन पे जाना है, क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर देना है, दिस इज। अब साइन देखिए कैसे होगा, तो यहाँ जो साइन है यहाँ पर देखिए क्या प्लस, तो प्लस साइन है तो प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। क्या करना है, यदि पॉजिटिव से निगेटिव गया है, फंक्शन पहले इंक्रीज देन डिक्रीज, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, और ये जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव गया है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहाँ क्या पूछा गया है, लोकल मिनिमा कहाँ पर होगा, तो भाई लोकल लिखेंगे कि लोकल मिनिमा प्लुरल वर्ड है, मिनिमम सिंगुलर है, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट आया है तो हम लोकल मिनिमम बोलेंगे। लोकल मिनिमम एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, और हो गया, यही आंसर हो गया। तो एट x इक्वल टू 2 पर एक चीज़ और किया जा सकता था कि जैसे इसमें मतलब सेकंड डेरिवेटिव का यूज करके भी बनाया जा सकता था, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में नहीं जाएंगे, यदि काम आसानी से हो रहा तो सेकंड डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट करना दोबारा और मतलब सिर दर्द है, क्योंकि u/v होगा, u/v में फिर मतलब परेशानी है, फिर उसको जाकर के पुट करिए, साइन चेक करिए, तो ये हालांकि ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन कैलकुलस का क्वेश्चन है और रेट मेजर से रिलेटेड है, एओडी का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हम मतलब बनाएंगे, क्या बोल रहा है, गिवन अ कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ दिस, द रेट एट विच द स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग व्हेन x इज दिस। x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो दिया हुआ है दैट इज x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ दिस, इसका मतलब ये हुआ कि आपको dx/dt दे दिया है, dx/dt दिया हुआ है, दैट इज 2 यूनिट पर सेकेंड। और आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, द रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व,
स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। स्लोप ऑफ द कर्व मतलब हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इसका मतलब हमसे ये पूछा गया है डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी, तो स्लोप का, स्लोप का। और स्लोप ये पूछ रहा है हमसे कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास ये कोई फंक्शन हो इस तरीके से, सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया है, लेट दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन पर कहीं एक टेंजेंट है, लेट से दिस इज द टेंजेंट, और इस टेंजेंट का ये टेंजेंट है, दिस इज द टेंजेंट, और यदि ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप होगा, और इसका स्लोप आप जानते हैं, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो इसी dy बाई डी एक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर चेंज ऑफकोर्स चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप कुछ और होगा, यहाँ पर जाएगा तो कुछ और होगा, और आगे जाएगा तो कुछ और होगा। तो इस तरीके से बोल रहा है कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा वैसे वैसे स्लोप टेंजेंट भी चेंज होगा, और टेंजेंट चेंज होगा तो जाहिर सी बात है स्लोप भी चेंज होगा। क्योंकि आप देखिए थीटा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होगा तो ऑफकोर्स मतलब स्लोप चेंज होगा, क्योंकि स्लोप टेन थीटा भी होता है, टेन थीटा बोलिए या डी वाई बाई डी एक्स बोलिए। खैर, तो अभी हमको मतलब डी वाई बाई डी एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, एक बार तो डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर बात डबल डेरिवेटिव की हो रही है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, लेट से दिस इज जेड, जेड बराबर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। हमारा जो y दिया हुआ है फंक्शन का, दैट इज 7x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा 7 माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज, तो इसको मैंने z मान लिया है, दिस इज जेड, जेड इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इज 7 माइनस 3x स्क्वायर। ये दिया हुआ है। चूंकि हमको डी एक्स बाई डी टी पूछ रहा, डी वाई बाई डी टी निकालना है, तो अब क्या करेंगे, डी जेड बाई डी टी निकालेंगे, डी जेड बाई डी टी। तो यहाँ करेंगे क्या, डी जेड बाई डी टी, ये क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी टी, किसका डी बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का। तो ये हो जाएगा आपको डी बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 7 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन 7 तो आपको 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ डी टी है, तो मतलब अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कहने का मतलब डी एक्स होना चाहिए, तो डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस 3 डी एक्स स्क्वायर एंड दिस इज डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब आपको पता है कि माइनस 3 डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 2 इंटू एक्स, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। यदि हम लोग इसका वैल्यू निकाले डी जेड बाई डी टी, मतलब डी जेड बाई डी टी कहाँ पर, तो जब x आपका 5 हो तो ये हो जाएगा आपको माइनस 3 इंटू 2 और x का वैल्यू 5 और डी एक्स बाई डी टी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 2 यूनिट पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, माइनस 60 यूनिट पर सेकेंड। तो इसका आंसर होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर ए, मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है दैट इज निगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये काफ़ी मतलब आसान सा इंटीग्रेशन है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो ज़रा देखिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हम इसको मतलब चेंजिंग कर रहे हैं, क्या मतलब ट्रांसफॉर्म क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट आप कर दीजिए। आप ऐसा लिखिए कि ये जो दिया हुआ है लॉग एक्स लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स और पूरे का होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर दिया और 1/x को हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप इसमें क्या करिए, तो log x को सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब log x को हम टी पुट कर रहे हैं, तो log x को टी पुट करेंगे, ये 1/x होगा, इधर dt बाई डी एक्स होने वाला है,
इस dx को आप इधर भेज दीजिए, तो 1/x एंड दिस इज dx एंड दिस इज dt। भाई यहाँ से क्या आपको मिलेगा, तो 1/t² मिलने वाला है एंड दिस इज dt। 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t प्लस सी -1/t हम लोगों ने किसको पुट किया था, log x को। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो -1/log x प्लस सी, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, x mod x एंड dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि करना क्या है, x mod x। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे x mod x, तो mod x जो है इसको यदि हम ब्रेक करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका वैल्यू या तो x ग्रेटर देन 0 या नहीं तो x लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर लगा देते हैं। तो x और ये हो जाएगा आपको mod x मतलब x, और ये x इंटू माइनस एक्स, यहाँ से हम लोग को मिलेगा x² एंड दिस इज -x², और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और ये x लेसर देन इक्वल टू 0 के लिए। यदि हम इसकी बात करें 0 पे ये ब्रेक हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू -1 से 0, और ये होगा -1 से 0 में -x², माइनस को मैंने बाहर कर दिया, -x², दिस इज dx, और ये हो जाएगा 0 to 1 एंड दिस इज x², ये हो जाएगा आपको x² dx। यहाँ से आपको क्या कर देना है, इसको यदि हम चेंज करें -1 से 0, इसको हम चाहे तो 0 से -1 लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाए। खैर अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे यदि x² का इंटीग्रेशन करें तो ये x³/3 होगा, और ये -1 से 0 होगा, प्लस x² का इंटीग्रेशन x³/3 होगा एंड दिस इज 0 to 1। यहाँ से हमको मिलेगा यदि हम 0 रखें तो ये 0 माइनस 1 का क्यूब -1 होगा, तो ये +1 हो जाएगा एंड दिस इज 3, प्लस यदि हम 1 रखें तो 1 का क्यूब 1 -0/3। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है -1/3 प्लस 1/3, और ये हमको देगा दैट इज 1/3 -1/3, ये आपको कट करके देगा 0। सो इसका आंसर हो गया 0। इसका आंसर आ चुका है और ये 0 है। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, ये जैसे मेथड 1 है तो इसको सॉल्व करना पड़ा फिर निकाले, इसी को दूसरे मेथड से आप कैसे बना सकते हैं ये ज़रा समझिए। थोड़ा सा इसमें ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। -1 ये दिया हुआ था, -1 से 1, और ये x mod x दिया हुआ है एंड दिस इज dx। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से, मतलब x² - x²। यदि आप ये जान चुके हैं, मतलब ये हो जाएगा आपको -1 से 1 -1 से 1 -1 से 0 एंड दिस इज -x² dx, और ये हो जाएगा आपको 0 to 1 x² dx। अब देखिए इसमें करना क्या है, y इक्वल टू x² का ग्राफ y इक्वल टू यहाँ पर है x², और यहाँ यदि देखेंगे तो y इक्वल टू -x²। इसको यदि हम देखें तो ये निगेटिव नीचे आएगा, और इंटीग्रेट करना है -1 से 0, -1 से 0 और फिर 0 to 1, तो यहाँ 0 to 1। अब इसमें होगा क्या कि जितना एरिया इधर पॉजिटिव में बन रहा है उतना ही एरिया आपको निगेटिव में बनेगा। और चूंकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सम ऑफ एरिया और वो भी मतलब अलजेब्रिक सम। तो जितना ये यदि इसका एरिया a है तो इसका एरिया -a होना चाहिए, और चूंकि इसको मतलब ऐड करेंगे अलजेब्रिक सम होता है, तो सम ऑफ एरिया होता है, सम ऑफ एरिया होता है, वो अलजेब्रिक सम होना चाहिए। दिस इज अलजेब्रिक सम। तो इसमें करना क्या है, इसका एरिया -a एंड दिस इज +a, ये कट करके आपको 0, तो ये आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते हैं यदि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट पता हो तब, और नहीं है तो फिर इसको इस तरीके से मैनुअली सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड x एक्सिस बिटवीन दिस
एंड x इक्वल टू 0, between x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू, एक और लाइन दिया होगा, x इक्वल टू 1 यहाँ दिया हुआ है, मेरे पास इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया हुआ था, बुक था तो हम उसमें से देख लिए। x इक्वल टू 1 दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। अब जरा आप इस पैराबोला को देखिए तो क्या बोला गया है, ये आपको राइट हैंडेड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ आपको ऐसा बनेगा, और x इक्वल टू 0 का मतलब हुआ आपको y एक्सिस, और x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ ये x इक्वल टू 1। आपसे बोला गया है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द x एक्सिस बिटवीन 0 एंड 1। x एक्सिस के द्वारा जैसे ये कितना एरिया बना ये निकालना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो एरिया जो भी आएगा दिस इज, तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इज y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो यहाँ से इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू, इसको हम जैसे ये वाला कर्व ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये हो जाएगा आपको y dx और लिमिट जो होगा दैट इज 0 to 1 भाई 0 to 1। तो यहाँ पर 0 to 1 ठीक है, y के जगह आ जाएगा 2 रूट एक्स एंड दिस इज dx। 2 को बाहर क्या 0 to 1 रूट एक्स मतलब x का पावर 1/2 एंड दिस इज dx। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे, x का पावर 3/2 दिस इज 3/2, और ये आपको हो जाएगा मतलब 2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। 0 to 1 यहाँ लिखना था, एक बार 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0 एंड दिस इज, मतलब ये तो बाहर कर दिए हैं, तो यहाँ से 2 2 जा 4/3 एंड दिस इज 1, तो यहाँ से 4/3 आपको आंसर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपको मतलब 4/3 इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट किया गया दैट इज 4 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपको 4, ऑर्डर इज 4, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपको, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड Q आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द पॉइंट आर डिवाइड दिस इन द रेशियो दिस, S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR, द पोजीशन वेक्टर ऑफ S। मतलब ये वेक्टर का क्वेश्चन है, और ये वेक्टर का जो बहुत ही स्टार्टिंग है जहाँ पर मतलब जहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, उससे पहले जो पढ़ना था मतलब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, वहाँ से ये टॉपिक है और वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले इसका फिगर बनाएंगे। क्या बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q P एंड Q दिया हुआ है, दैट इज गामा, P का कोऑर्डिनेट, अच्छा ये यहाँ पर गामा नहीं है बल्कि P होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर P लिखा हुआ है। दिस इज P, ये आपको P है, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो P स्मॉल p, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल q। फिर बोल रहा है कि r डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 3:1। r जो है इसको 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो लेट से दिस इज r, और ये डिवाइड कर रहा है 3:1 में। तो भाई इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा। इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए PR का मिड पॉइंट है आपको, PR का मिड पॉइंट है S। यहाँ पर एक पॉइंट है S जो कि इसका मिड पॉइंट है, दिस इज S, और ये इसका मिड पॉइंट है। खैर जब ये PR आ जाएगा, इसमें पूछ रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए S का पोजीशन वेक्टर बताइए, तो इसको मैंने स्मॉल s मान लिया और यही निकालना है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या होगा यही पूछ रहा है। तो पहले हम लोग R का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, फिर काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होगा, लेट्स फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। पोजीशन वेक्टर ऑफ R
क्या होगा, जो कि r होगा। और ये होगा क्या, वो देखिए 3 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 1 को इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू क्यू, ये हो जाएगा आपको 3q प्लस 1 इंटू पी, तो दैट इज वेक्टर p डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये आपको मिलने वाला है 3q प्लस p एंड दिस इज 4। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ s, पोजीशन वेक्टर ऑफ s, तो ये हो जाएगा s, और ये है क्या, तो दिस इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड r। तो भाई करना कुछ नहीं, इस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो करना क्या है p प्लस p प्लस r p प्लस r बाई 2, तो भाई p तो p है और r तो अभी हम लोगों ने निकाला है, r जो निकला है दैट इज p, r जो निकला है 3q प्लस p बाई 4, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4p, दिस इज 4p वेक्टर प्लस 3q वेक्टर प्लस p, और यहाँ से आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 2, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला 4 प्लस p, 4p प्लस p, तो ये 5p होगा, एंड दिस इज 3q होने वाला है, और यहाँ से मिलेगा 4 2 जा 8, तो यह आंसर होना चाहिए 5p प्लस 3q, 5p प्लस 3q अपॉन 8, तो ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है डी। तो ये इसका आंसर था, वेक्टर का क्वेश्चन था और काफ़ी आसान था। यदि आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो फिर ये नहीं बनेगा, तो इस तरीके से मतलब बन सकता है। द एंगल विच लाइन दिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज दिस। लाइन एक तो आपको ये 3D का क्वेश्चन है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम मेरा टारगेट यह है कि द एंगल विच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये लाइन इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। तो भाई कोई भी लाइन कितना बना रहा है कोई एंगल, तो आप सबसे पहले क्या करिए कि 2 काम हम कर सकते हैं कि एक तो कॉस थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेकर के, और एक डायरेक्शन कोसाइन का हेल्प लेकर के। मतलब ज़रा सोचिए कि ये आपको दिया हुआ है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये एक लाइन दिया हुआ है। यदि हम किसी तरह से ये पता कर ले कि ये जो लाइन दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो होगा। यदि डायरेक्शन रेशियो है तो यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। यदि आपको डायरेक्शन कोसाइन पता चल गया तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये क्या मतलब करेगा, कितना एंगल बनाएगा। तो L, M, N होता है, और ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है, और ये जो अल्फा बीटा गामा है वो क्या है, वो एंगल ही तो है, किसके साथ, एंगल मेड बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर यही काम करेंगे। तो ये यहाँ जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x/1, तो यहाँ पर एक्चुअली x माइनस लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, x माइनस क्योंकि 0 0 है, x माइनस 0/1 इक्वल टू y माइनस 0/1 एंड दिस इज z माइनस 0 आपको 0 दिया हुआ है। खैर आपको ABC ये क्या है, ये आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, x माइनस ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है x माइनस x1/a, दिस इज y माइनस y1/b, दिस इज z माइनस z1/c। यहाँ से आपको भाई डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होगा, तो दैट इज a, b, c, ये हो जाएगा आपको 1, -1, 0। अब यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो आपको याद करिए कि हम क्या करते थे, a बाई a² प्लस b² प्लस c², उसी तरह से दूसरा b बाई a² प्लस b² प्लस c², फिर c बाई a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ से आपको मिलेगा a के जगह क्या है 1, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, a के जगह 1 पुट करेंगे, a के जगह 1 रखेंगे, और नीचे में हो जाएगा आपका a² प्लस b² का रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं, a² प्लस b² प्लस c² का रूट, तो यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0, तो भाई ये होने वाला है √2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2, दिस इज -1/√2 एंड दिस इज 0/1/√2, 1/√2। ये आपको क्या मिला है, तो भाई ये कॉस अल्फा है, ये क्या मिला है, कॉस बीटा है, ये क्या मिला है, कॉस गामा है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो अभी हमको y एक्सिस की बात हो रही है, तो हम इसको लेकर के चलेंगे। कॉस बीटा कितना आया,
कॉस बीटा मिला हमको, दैट इज -1/√2। तो भाई ये निगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, कितने डिग्री, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस π/4 होता है आपको, मतलब 1/√2, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/4, तो ये आपको देने वाला है कॉस पाई माइनस π/4, जो कि हमको मिलने वाला है बीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो ये जो बीटा है दैट इज एंगल मेड बाय द लाइन विद द वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आप मतलब इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी ले जाइए, वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको बना सकते हैं। इसका आंसर आ गया। यदि कोई चाह रहा है कि नहीं हमको ये नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब जिसको ये नहीं पता है, तो वो दूसरा भी उपाय कर सकता है। इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसका, इसी का यदि आप मेथड 2 की बात करेंगे तो आप क्या करिए आप जरा सोच के देखिए कि ये जो लाइन दिया हुआ है इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, सॉरी ये तो कार्टेशियन है, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। ए मतलब ये तो 0 0 से पास कर रहा है तो 0 वेक्टर प्लस लेमडा बी, तो लेमडा बी वेक्टर क्या होगा, तो भाई आई कैप माइनस जे कैप और 0 जे, मतलब वो तो रहेगा ही नहीं क्योंकि 0 इंटू के तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये हो गया। अब चूंकि ये कोई लाइन है, सोचिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है, और लाइन किसके पैरेलल है, तो लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, और ये लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना, सपोज ये वाई एक्सिस है, कितना एंगल बनाया, तो लेट से इट इज मतलब थीटा। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा, जितना लाइन बनाएगा वही एंगल वेक्टर बी भी बनाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर वो ले लीजिए जे कैप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी डॉट जे डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड एंड जे का मैग्नीट्यूड। बी डॉट जे कितना होगा भैया, तो बी है आपका, यहाँ पर वेक्टर बी क्या है, तो आई माइनस जे एंड जे कैप, इसका यदि डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो ये -1 होगा। नीचे में क्या होगा, तो बी का मैग्नीट्यूड जो कि 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और जे का मैग्नीट्यूड तो मतलब 1 होगा, -1/√2 ये कॉस बीटा, मतलब यहाँ पर बीटा, बार बार बीटा, ये थीटा मैंने लिखा था, लिखा गया बीटा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन की बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर है ना, सपोज मैंने वहाँ कॉस थीटा माना था तो कॉस थीटा माने, चूंकि मैंने कॉस थीटा मान लिया था इसीलिए कॉस थीटा लिखा, है ना। बीटा भी मानते तो बीटा ही लिखते। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया -1/√2। तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाहिर सी बात है, तो कॉस 3π/4 होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास आ गया 3π/4। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, मतलब यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, जिसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोला जा रहा है, द कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड द पैरेलल टू द लाइन दिस, सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड द दिस। तो ये काफ़ी आसान है, इस पॉइंट से पास किया, जिस पॉइंट से पास किया तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया, एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। तो भाई जिस लाइन के पैरेलल है वो लाइन का इक्वेशन आप लिखिए। ये आपको लाइन दिया हुआ है, ये लाइन आपको दिया हुआ है, ये गिवन लाइन है आपको L, लाइन जो दिया हुआ है वो आप लिखिए, क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू 2 प्लस लेमडा आई प्लस 2 प्लस लेमडा आई, मैंने क्या लिख दिया, 2 प्लस लेमडा आई दिया हुआ है आपको, फिर क्या दिया हुआ है, प्लस लेमडा जे, फिर इन्होंने दे रखा है 2 लेमडा माइनस 1 इंटू के, ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे वो ज़रा देखिए, इसको हम लिखेंगे 2y जे तो इसमें नहीं है, 2y माइनस के एक जगह रखा, प्लस लेमडा वाले एक जगह रख रहे हैं, लेमडा आई, तो मैंने लेमडा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आई, यहाँ बचेगा जे, और यहाँ बचेगा लेमडा के, 2 लेमडा के, तो लेमडा मैंने बाहर ले लिया है, तो 2k। देखिए ये जो लाइन दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ये बन गया आपको r इक्वल टू a प्लस
लेमडा बी इक्वल टू लेमडा बी। अब बोला क्या जा रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन है जो इसके पैरेलल लिखिए, एक लाइन का इक्वेशन लिखिए जो इसके पैरेलल में हो, और वो भी कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। तो भाई ये किस पॉइंट से पास किया है, 1 कॉमा -3 कॉमा 2 से। तो मैंने क्या बोला, जिस पॉइंट से पास किया वो x1, ये y1 और ये z1। चूंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो सेम डायरेक्शन रेशियो होगा जो इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ये लाइन किसके पैरेलल है, तो इस वेक्टर के, वेक्टर बी के पैरेलल है। और वेक्टर बी का क्या है, आई जे के आई जे 2 के है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा 2। तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो 1 कॉमा 1 कॉमा 2 होगा। ये डायरेक्शन रेशियो मतलब आ गया। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको होगा x माइनस 1 अपॉन 1 y माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा बाई 1 एंड दिस इज z माइनस 2 बाई 2। तो यही आपका आंसर होगा x माइनस 1 बाई 1 y प्लस 3 और z माइनस 2 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, x माइनस 1 बाई 1 y प्लस 3 बाई 1 एंड z माइनस 2 बाई 2। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट दिस इक्वल टू दिस, देन इसमें से कौन सा होगा। तो आप लगा दीजिए इसमें, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। और इसमें जो आपको टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेज थ्योरम। ये बहुत ही काम का चीज़ है, मतलब इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रोबेबिलिटी है तो बेज थ्योरम का एक क्वेश्चन मतलब 5 नंबर में या 4 नंबर में फिक्स है। तो दूसरा सब्जेक्टिव मतलब 3 नंबर में भी, 2-3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो बेज थ्योरम हो गया। यहाँ जो दिया है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। अब इसमें करेंगे क्या, वो जरा देखिए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर से वही बात, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक चीज़ और बताएंगे कि ये जो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको रीड क्या करते हैं, हाउ कैन वी रीड दिस। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी है वो दिया रहेगा। खैर ये दिया हुआ है। अब आपको इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ मिलेगा 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, असर्शन डोमेन ऑफ वाई दिया हुआ है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन आपको दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस के लिए इसमें क्या बोला गया है कि इनवर्स ITF आप पढ़े होंगे, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की बातें हो रही हैं। भाई साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 और कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1। तो यहाँ जो बोला गया है कि इसका जो डोमेन -1 से 1 है, यस ऑफकोर्स ये ट्रू है। इसका यदि आप ग्राफ देखेंगे तो आप देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात हो रही है, मतलब डोमेन का मतलब हुआ x। तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। अच्छा, इसका ग्राफ आप एक बार देखिए तो क्या होता है, दैट इज इसका डोमेन आपको ये होता है, मतलब ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये इसका ग्राफ है, दिस इज -1 और ये 1 है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, इसमें ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ में आप ध्यान दीजिए तो ये y का वैल्यू है, यहाँ 0 होता है और यहाँ y जो है पाई होता है। इसको यदि मार्क करें तो ये हो जाएगा -1 कॉमा पाई, और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं
तो दैट इज x 1 है और y 0 है। खैर, इसका जो डोमेन है, डोमेन आपको दिख रहा है, दैट इज -1 to 1 है। और यदि आपसे पूछे कि भाई रेंज क्या है, तो रेंज होगा 0 to पाई, और ये क्लोज इंटरवल में होता है, मतलब 0 भी और पाई भी इंक्लूडेड होता है। रीजन में क्या बोला गया है, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज 0 to पाई और -π/2 को, मतलब सॉरी -π/2, 0 to पाई होगा, बट एक्सक्लूडिंग किसको, तो π/2, π/2 को नहीं लेना है। क्या ऐसा है कि π/2 पे ये अनडिफाइन है या नहीं लेना है? भाई इसमें तो सारे वैल्यू आ रहा है और π/2 कोई और नहीं है। π/2 π/2 आपको ये वाला पॉइंट है, दिस इज π/2। यदि आप इसमें x π/2 रखेंगे तो ये y 0 होगा। सो दिस इज, ये जो वैल्यू आप रख रहे हैं, सॉरी x यदि हम 0 रखें तो y का वैल्यू π/2, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इसका जो रीजन है ये गलत है, तो ये बात इसका सही नहीं है। रेंज यदि बोलता तो केवल 0 to पाई बोलते, दैट इज करेक्ट। तो इसमें मतलब असर्शन इसका सही है, असर्शन इज ट्रू, बट द रीजन इज फॉल्स। अब आप इसको मिला लीजिए कि इसमें कौन सा मतलब इसका दिया हुआ है असर्शन रीजन में, जो आंसर होगा ABCD उसको टिक कर देना।